हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़े ग्रेट इन्वेस्टर से, जिनका नाम था बिल मिलर। और ये बिल मिलर साहब जो थे वो एक बहुत ही बड़े ग्रेट इन्वेस्टर रहे हैं। जैसे वॉरेन बफेट हैं, चार्ली मुंगर हैं, और ये जैसे अपने यहाँ मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हैं। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, बहुत ग्रेट इन्वेस्टर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उनका नाम था बिल मिलर, जैसा मैंने आपको बताया है। और उनका ये कहना था, काफ़ी लंबे समय तक वो मार्केट में रहे। उन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया। उनकी अपनी एक जो है मिलर वैल्यू पार्टनर करके एक कंपनी थी, जिसने लगभग 15 साल तक कंसिक्यूटिवली लगातार मार्केट को बीट किया। और उनका कहना ये था कि आप एक बार या दो बार के लिए लकी हो सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू आउट परफॉर्म इन द मार्केट यू मस्ट हैव स्किल। केवल एक स्किलफुल व्यक्ति ही मार्केट को ऑलवेज बीट कर सकता है। अदरवाइज तो एक बिगनर भी, एक नौसिखिया भी लकी हो सकता है, एक बार दो बार वो विन कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा वो कहते थे हमेशा। और ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने लेग मैसन यूएस में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, वहाँ पे वो काम करते थे। और ये लगातार अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पे काम करते थे, एनालाइज करते थे, उसको टेस्ट करते थे कि ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है उनका वो सही है नहीं है। अगर नहीं है तो वो करेक्टिव मेजर्स भी लेते थे, उसको चेंज भी करते थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे काम करता था, उस पर वर्क करता था, और जहाँ भी उसको ज़रूरत होती थी तो वहाँ चेंज करता था। अपने ईगो को बीच में नहीं लाता था कि अरे मैं कैसे रॉन्ग हो सकता हूँ। यूजुअली ये एक सीखने की चीज़ होती है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर उसको दिल पे ले लेता है। कोई शेयर खरीदा, अच्छा नहीं किया, अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो उसको लगता है हाउ आई कैन बी रॉन्ग। तो ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। तो ये जो बिल मिलर थे वो कभी भी अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे, और जब भी उनको लगता था कि ये स्ट्रेटजी हमारा काम नहीं कर रहा है तो उस स्ट्रेटजी को चेंज कर देते थे, उसमें इम्प्रूवमेंट करते थे, हर हमेशा इम्प्रूवमेंट करते चलते थे। ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी। और ये व्यक्ति जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी का पढ़ाई किया था। फ़िलासफ़ी का पढ़ाई करके ये मार्केट में इंटरेस्टेड रहा। क्यों? क्योंकि इसके फादर खुद इन्वेस्टमेंट करते थे, मार्केट का रेट वगैरह चेक करते थे, प्राइसेस वगैरह चेक करते थे। और जब ये 9 साल का सिर्फ बच्चा था, जब ये 9 साल के बच्चे थे, तो अपने फादर को बिज़नेस न्यूज़पेपर में या जर्नल्स और मैगजीन्स में प्राइसेस चेक करते हुए देखते थे ही। मतलब पीछे खड़े होकर वो देखते थे कि मेरे फादर किस शेयर का प्राइस देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं। तो 9 साल से ही ये इक्विटी मार्केट में एक बचपन से ही एक ट्रेंड होना शुरू हो गए, क्योंकि इनका फादर का उसमें इंटरेस्ट था। और धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो नॉलेज थी वो बढ़ाई। जैसे जैसे ये बढ़ते गए, ये नॉलेज करते गए। जैसा कि मैंने बताया, जॉन हॉपकिंस में इन्होंने फ़िलासफ़ी की पढ़ाई की। और ये कहते हैं कि फ़िलासफ़ी की पढ़ाई जो है इनको काफ़ी हेल्प किया मार्केट में, क्योंकि फ़िलासफ़ी के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इनको फ़िलासफ़ी ने दिया। तो ये कहते हैं कि इनको मार्केट में भी बहुत अच्छा फ़िलासफ़ी का जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी अच्छा काम आया। और इन्होंने क्या किया था, आपको पता है कि मार्केट के अंदर कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे इवेंट होते हैं कि आपका पैसा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, पर जिसको कहते हैं परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। अगर आपने किसी शेयर में पैसा लगाया और वो कंपनी चली ही नहीं कभी, तो जो पैसा लगाया, जितना पैसा लगाया, वो सब खत्म हो जाएगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। कहाँ तो आपने सोचा था कि ये सोना होगा और कहाँ वो मिट्टी हो गया। तो ऐसे केसेस को हम परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल कहते हैं। आपका पैसा ही खत्म हो गया तो वो पैसा कैसे आगे बढ़ेगा, वो तो खत्म हो गया। तो उसको हम कहते हैं परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। तो जो ये रेयर इवेंट्स होता है उसके प्रति इनकी जो
इनका जो ये सिक्स सेंस था वो एक काइंड ऑफ डेवलप हो गया था कि कहीं भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ की परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाए। जैसे अभी कोरोना के टाइम में ही बहुत लोगों का लॉस हुआ है। अभी मार्केट, आप फ्राइडे को देखें, मार्केट 1800 पॉइंट नीचे गया है, इतना मैसिव नीचे गया है। टेम्प्रोरी तो मार्केट का जो है मूड स्विंग है। और लेकिन मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी कभी उठेगी ही नहीं, अब ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया, फ्यूचर है ही नहीं, बैंकक्रप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, ख़त्म हो गई, मार्केट से बाहर हो गई। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो आप जीरो हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह के परमानेंट लॉस जब कैपिटल के होते हैं तो धीरे धीरे वो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी। जब वो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काफ़ी समय उन्होंने गुजारा तो इस तरह के रेयर इवेंट्स हो सकते हैं, इस चीज़ को उन्होंने फोर्सी करना शुरू कर दिया। बहुत हद तक उनको महसूस होने लगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब आप एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट मार्केट में, इस मार्केट में लगे रहें, तभी आपका एक सिक्स सेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप कितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन है दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स पेशेंस। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, डेवलप करनी पड़ती है ओवर टाइम पीरियड। तो ये बातें हैं। प्लस बिल मिलर की अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजी थी। वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजी क्या है कि 4 बातों को वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। एक, सबसे पहला वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को वो ज़रूर कहते थे। किसी भी इन्वेस्टर को आप वैल्यूएशन को देखो, समझो, जिसके अंदर कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, कैसा है। दूसरा, स्ट्रैटजी, कंपनी किस तरह का स्ट्रैटजी अपना रही है, आगे उसका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, मार्केट शेयर कितना है, और कंपनी के पास एक अच्छा मैनेजमेंट है कि नहीं, गुड एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट। एंड और एक पॉइंट वो कहते थे कि कैपिटल का यूज़ कैसे कर रहे हैं वो, क्या एडिक्वेट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कैपिटल का। तो वैल्यूएशन कंपनी का ज़रूर देखना है आपको। और वैल्यूएशन के अंदर कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या है ये देखना है आपको। कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, कैपिटल क्या है, और क्या कंपनी के पास एक गुड एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएशन के अंदर आप चेक करेंगे, जो एक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल उन्होंने डेवलप किया था। और दूसरा है टाइम आर्बिट्रेज। टाइम आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट लेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेंगे। आज लोगों को ये पसंद है, कल लोगों को ये पसंद है, आज लोगों को आईटी कंपनी पसंद है, कल किसी को सीमेंट कंपनी पसंद है। टेस्ट चेंज हो रहा है मार्केट का, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है मार्केट का। तो ऐसा नहीं कि मार्केट के हिसाब से आप चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका, 1 साल 2 साल का आप व्यू ले रहे हो। आपको हर हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना पड़ेगा। आप जिस किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने अगर उसके शेयर्स खरीदे हैं तो आप उस कंपनी के मालिक हो गए हो। थोड़ा सा ही मालिक हो, थोड़े रिस्पेक्ट में ही मालिक हो, लेकिन यू हैव बिकम द ऑनर। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही लॉन्ग टर्म हॉराइजन पे आपको सोचना पड़ेगा। प्रेफरेबली 5 साल, 10 साल, 20 साल और 25 साल। और इस ऐसे केसेस में तो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि मैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ उसमें तो फॉर एवर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें बेचने की मैं सोचता ही नहीं। मैं फॉर एवर इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि कंपनी अच्छी है, मैं एनालिसिस करूँगा तो कंपनी अच्छी है, सारा कुछ है। तो एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो फिर मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रखता हूँ। थर्ड, उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है वो है कॉन्ट्रैरियन। कॉन्ट्रैरियन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कई बार कुछ सेक्टर
बहुत आउट ऑफ फेवर होते हैं, कोई नहीं खरीदना चाहता उसमें, आउट ऑफ फेवर। जैसे ऑटो के शेयर्स अभी कुछ टाइम पहले आउट ऑफ फेवर थे। आईटी कंपनियां अब कुछ टाइम आउट ऑफ फेवर थी। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो आउट ऑफ फेवर हो जाती है, और ये ऐसा होता है कि जो उसका इंट्रिंसिक वर्थ है, जो वैल्यू है, उतना भी उसका प्राइस नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, उसका प्राइस है सपोज 100, लेकिन उसका बिजनेस की वजह से, उसके मार्केट शेयर की वजह से उसमें आप उसका 250 रुपया प्राइस है, लेकिन वो अभी उसका प्राइस 100 रुपये है। अब 100 रुपये है का मतलब ये नहीं है कि उसका रियल वैल्यू 100 रुपये ही है, उसका रियल वैल्यू 250 रुपये है, लेकिन आज वो 100 रुपये पे मिल रहा है, तो आपको वो शेयर ले लेना चाहिए। तो वो ये कहते हैं, कॉन्ट्रेरियन का मतलब होता है कि जिस सेक्टर में सारी दुनिया बेच रही है, जिसके प्राइसेस गिरे हुए हैं, वो आपने ले लिया। जो शेयर को कोई नहीं पूछ रहा है, आउट ऑफ फेवर है, कोई नहीं खरीदना चाहता है, सोच भी नहीं रहा है, आपने उसको ले लिया। तो ये एक कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग है। जब सारी दुनिया बेच रही है तो आप खरीद रहे, और जब सारी दुनिया खरीद रही है तब आप बेच रहे। तो कॉन्ट्रेरियन व्यू, हर्ड मेंटेलिटी से हट के, भेड़ चाल जो होती है कि सारी दुनिया ये कर रही है तो यही हम कर रहे हैं, वो हर्ड मेंटेलिटी कहलाती है। लेकिन अगर आपका रियल पावर ऑफ नॉलेज है, अगर आप वाकई कंपनी के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये शेयर का फेयर वैल्यू कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, कितना पे हमें खरीदना चाहिए, कितना पे नहीं खरीदना चाहिए। एंड चौथा जो प्रिंसिपल है उनका, वो नॉन ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है। उसके अंदर ये कहते हैं कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। आप सवाल पूछो कि चीज़ें गिर रही है तो क्यों गिर रही, या ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही, उसके जवाब लो। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ये सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट इसको क्यों रिवार्ड कर रही है, मार्केट का प्राइस इसका ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, इज देयर एनी लॉजिक। तो वो सारी चीज़ें, लॉजिक आपको तभी आएंगी, ढूंढोगे भी आप उस क्वेश्चन का आंसर जब आप क्वेश्चन पूछोगे। और क्वेश्चन तो तब पूछोगे जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। एंड नेक्स्ट है एडेप्टिव थिंकिंग। मार्केट हमेशा चेंज होगा, बहुत फ्लक्चुएशन होती है उसमें। जैसे समुंदर के अंदर कभी शांत हो जाता है समुद्र, कभी एकदम ज्वार भाटा आ जाता है, कभी लहरें आती है, वैसा ही मार्केट है। मार्केट कभी भी फिक्स नहीं होता, ये हाईली डायनेमिक है, हाईली डायनेमिक है मार्केट। तो इसके अंदर आपको एडेप्टिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आज की मार्केट ऐसी है तो आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसे सोचना चाहिए। एंड नेक्स्ट, क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी जिंदा रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आप एक सुपीरियर रिटर्न कैसे कमाएं, इसके लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो ऊंचे भाव पे, इन सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि ऊंचे भाव पे आप ना खरीद लें, क्योंकि अगर ऊंचे भाव पे खरीद लेंगे तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहेगी। शेयर हर हमेशा कोशिश करें कि कम, थोड़ा थोड़ा खरीदें, एक रेगुलर इंटरवल पे खरीदें और कम दामों पे खरीदें। जब मार्केट गिरी हुई है, जब सेक्टर गिरा हुआ है, जब कोई नहीं पूछ रहा है, तब खरीदें ताकि आपको कम प्राइस पे मिल जाए वो सारी चीज़ें। इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन सिंपल टर्म, इन लेमन लैंग्वेज। और दूसरा क्या है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़रूर रखो, अपना नज़रिया बड़ा लंबा रखो, 5, 10, 20 साल, 25 साल का नज़रिया रखो, अच्छी कंपनी में रख के आप उसे होल्ड करोगे। और पोर्टफोलियो में टर्नओवर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर का क्या मतलब है, हर हमेशा खरीद रहे हो, हर हमेशा बेच रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। खरीद के बैठो आराम से, पेशेंस से। जितनी बार खरीदोगे, जितनी बार बेचोगे, उतनी बार ब्रोकरेज लगेगा, उतनी बार कमीशन लगेगा। और ज़्यादा टर्नओवर करना ब्रोकर को इनकम देने के बराबर है। आपको इनकम मिले ना मिले, ब्रोकर को इनकम जरूर मिलेगा। यही वजह है कि ब्रोकर आपको फ़ोन करके कहता है सर ये बहुत ऊपर हो गया, बेच दो,
सर ये बहुत नीचे हो गया, खरीद लो। तो वो आपको बोलेगा खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। तो ब्रोकर की ज़्यादा नहीं सुनना है, अपने आप की सुनो। अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो और उसको होल्ड करके रखो। बहुत बार बाय और सेल करने से आपको पता है कि उसके अंदर ब्रोकरेज एंड कमीशन बहुत ज़्यादा होगा, और थोड़ा थोड़ा करके ये ब्रोकरेज एंड कमीशन का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। इस चीज़ को हर हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए लो पोर्टफोलियो टर्नओवर होना चाहिए। एंड उन्होंने ये कहा कि दो तरीके हैं मार्केट की इनएफिशिएंसीज का फ़ायदा उठाने के लिए। वो ये कहते हैं कि एक तो मिस्टर मार्केट का मूड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट का मूड। जब भी डिप्रेसिव रहे, मैनियाक रहे, मार्केट गिर जाए, सेक्टर गिर जाए, तो उसको जो है जब गिर जाए प्राइस तब जाके खरीदो उस चीज़ को। और दूसरा उनका कहना है कि मार्केट में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इन्फॉर्मेशन का। कोई चीज़ आप टाटा मोटर्स के बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। कोई चीज़ आप टाटा केमिकल्स के बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। कुछ चीज़ आप एमआरएफ के बारे में जानते हैं, मार्केट में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। तो जो इनएफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, डिसेमिनेशन है, वो जानकारी है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अगर किसी को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, इस वजह से प्राइस गिर रहा है, तो आप उसकी बेवकूफ़ी में क्यों शामिल हो रहे हो, इग्नोरेंस में क्यों शामिल हो रहे हो। प्राइस 20 रुपये की है, इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये की है, तो खरीद लो ना। लेकिन ये सब चीज़ तभी होगा जब आप अपना प्रॉपर एनालिसिस करोगे, जब आपकी खुद की समझ होगी। और खुद की समझ बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तभी जाके आपको पता लगेगा कि ये कंपनी है क्या, आप जो चीज़ खरीद रहे हो वो क्या है, एक्चुअली क्या है। आप मिट्टी खरीद रहे हो या सोना खरीद रहे हो, आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है। और इसके बाद उनका ये कहना है कि कोई भी कंपनी जिसकी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा अगर वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पाती है, जैसे सपोज कैपिटल आपने कोई कंपनी 10% पे लिया, कॉस्ट लिया, कैपिटल बारो किया, लेकिन उसका रिटर्न 15% है, उस पर वो 20 रुपये का कमा रहा है, तो ऐसी कंपनियां हमेशा अच्छा करती हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो यील्ड। यानी कंपनी अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और प्लस उसका ग्रोथ भी अच्छा है, तो ऐसी कंपनियां गोइंग फॉरवर्ड एक लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न देती है, सुपर प्रॉफिट देती है, सुपर रिटर्न देती है। यानी अब आपको ये देखना है कि क्या ये कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न लेती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये कंपनी फ्री कैश फ्लो है, इसका फ्री कैश फ्लो यील्ड कितना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको चेक करनी आनी चाहिए। और इस वीडियो के साथ मैंने एक ग्रेट इन्वेस्टर्स, पूरे वर्ल्ड में जो ग्रेट इन्वेस्टर्स हुए हैं उसका सीरीज़ स्टार्ट किया है, और इसमें सारे ग्रेट जो पर्सनालिटीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं इंक्लूड करूँगा, उनके लाइफ के बारे में डिस्कस करूँगा, ताकि हम सबों को इसका मोटिवेशन मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते थे, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका प्रिंसिपल्स हम सीख सकें, और हम अपनी लाइफ को भी और ज़्यादा बेटर बना सकें। एक अच्छे इन्वेस्टर हम खुद बन पाएँ उनकी लाइफ को स्टडी करके। तो इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।